हेलो ब्रोन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 20 में से आपका कम से कम 3-4 नंबर आज का क्लियर होने वाला है। कितना? 3 से 4 नंबर तक, और अध्याय 1 से 14 तक है, 14 तक है क्लियर। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट तक आप जरूर देखेंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से बताते हुए चलूंगा, और जो बीच में है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एंड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। पहला है इसमें पी टाइप। कौन सा टाइप? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप एन टाइप दोनों टाइप क्लियर कर लेना, दोनों आएंगे एग्जाम में, दो में से एक आएगा। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है। यानी कि जब भी पी टाइप अर्धचालक बनाया जाएगा तो उसमें कौन सा जर्मेनियम मिलाया जाएगा? तो भैया एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम। समझ नहीं आया? पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम शुद्ध जर्मेनियम बनाते हैं पी टाइप अर्धचालक के लिए, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिला जाता है। क्या शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिला जाता है? एल्यूमिनियम। जब शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम हम मिला देंगे तो मेरा पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। अगला है NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है? तो कई दोष बताया था, बिंदु दोष कई दोष बताया था। तो साटकी दोष था, फ्रेंकल दोष था, अंतराकाशी दोष था, ऐसे कई दोष बताए थे। तो NaCl में किस प्रकार का बिंदु दोष? साटकी दोष। कौन सा दोष? साटकी दोष। अगला है फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व, यानी कि फ्रेंकल दोष के कारण। साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, ये जरूर पढ़ लीजिएगा जितने दोष हैं, मैं बता रखा हूँ कई बारी। तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। कैसे रहता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि रुकता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो समझ में नहीं आया? फिर से देखते हैं। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है? क्या चीज? प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है भैया? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कौन सा ठोस होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। प्लास्टिक कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। और ग्रेफाइट भी कौन सा ठोस है? ये सह संयोजी ठोस। जितना मैं बता रहा हूँ कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते चलिए। तो देखिए प्लास्टिक है क्या? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों में अंतर आपको मैं बता रखा था, लेसन 1 में ही है अभी। और ग्रेफाइट का भी लेसन 1 का है। FCC की संकुलन दक्षता, अगर परमाणु संख्या पूछ लिया था 4 है। कितना है? 4 है। अब FCC की परसेंटेज में पूछ सकता है, तो FCC की संकुलन दक्षता तो कितना होता है? 74%। कितना होता है? 74%। BCC का कितना होता है? 68%। SCC का कितना होता है? SCC का 52.3%। ये तीनों देखो इसी में कवर कर दिया। Fe3O4 का क्रिस्टलीय है। कौन सा क्रिस्टलीय है? अनुचुंबकीय है। कौन सा है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय है। Fe3O4 का क्रिस्टल है, तो कैसा है? अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? 4 विकल्प दिए रहेंगे, आपको अणुसंख्य गुणधर्म बताना है। तो भैया परासरण दाब। कौन सा दाब? परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 में से एक करना होगा, बताना होगा कि इसमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो परासरण दाब क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर? अब आगे अगले पेज में फिर 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से कहेगा कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। अब जैसे विकल्प, इसमें 4 विकल्प मैं दिया नहीं हूँ, अब इसमें पूछ लिया जाए कि किसका परासरण दाब सबसे कम होता है, तो आप बता दीजिएगा स्वर्ण विलयन का। स्वर्ण विलयन अगर उसमें है स्वर्ण विलयन तो जरूर टिक कीजिएगा। स्वर्ण विलयन अगर है तो जरूर मार्क कीजिएगा। क्लियर? तो स्वर्ण विलयन। राउल्ट का नियम संबंधित है। ये राउल्ट का नियम भी याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में आएगा, ये बात याद रख लीजिएगा। तो राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से संबंधित है।
किससे संबंधित है भैया? वाष्प दाब से संबंधित है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही है? इसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया है, लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर दिया हूँ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ ना ही बताऊँ ना, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का नियतांक भी इसमें नहीं पूछा हूँ मैं, कोट भी नहीं पूछा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं गलत कर दिया था, सॉरी ना। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ध्यान से पढ़िएगा कि अब एक चीज, अगर बोलोगे भैया ये तो क्वेश्चन सही है, तो इसका क्वेश्चन का यही होगा। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको छोड़ दे रहा था, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर मैं कर दिया हूँ। लेकिन इस तरह भी क्वेश्चन आया था, तो मुझे याद आया कि इस तरह का भी क्वेश्चन आया था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमारी तरह। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा है? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल ए की पावर 0। ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको मैं गलत काटा था ना, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछता है एग्जाम में, तो क्या होता है? मोल, क्या होता है? मोल इनटू लीटर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन सेकंड इनवर्स। मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? यही होता है, इसको लिख लीजिएगा। अब प्रथम कोटि का कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। देखिए क्या दिया है इसमें, वेग स्थिरांक, के का समीकरण, के का फॉर्मूला बताओ। यानी कि के का फॉर्मूला भैया क्या होता है? के बराबर, इससे न्यूमेरिकल आएगा, 2 या 3 नंबर में न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता है। तो के बराबर क्या होता है? 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए की पावर ए माइनस एक्स। इसका मैं न्यूमेरिकल बता रखा हूँ, और फिर भी मैं बताऊंगा, एक दिन बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। आप सब कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिएगा, तो जल्दी ले लाऊंगा क्वेश्चन ना। अगला है डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल ए की पावर 0 की अभिक्रिया का कोटि है। इसका कोटि कितना होगा? शून्य। इसका कोटि क्या होगा? शून्य होगा। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक। वेग नियतांक का मात्रक मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बताया अभी, लेकिन अब आ गया किसका? प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक पूछ लिया है, किसका? प्रथम कोटि के। तो क्या होता है? बहुत आसान है, सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। क्लियर? 15 नंबर क्वेश्चन तक। अगला देखिए अगले पेज में। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या संबंधित है, यानी कि स्वर्ण संख्या किससे संबंधित है? तो रक्षीय कोलाइड से। और एक चीज मैं बताऊंगा, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं और रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं रुक के बता देता हूँ अच्छे से, आप सब इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कोलाइडी विलयनों का शोधन नहीं किया जाता है, यानी कोलाइडी विलयन का शोधन किस पे नहीं किया जाता है? वैद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडी विलयनों का शोधन नहीं किया जाता है। तो कोलाइडी विलयनों का शोधन नहीं किया जाता है किस पे? वैद्युत कण संचलन द्वारा, वैद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडी विलयनों का शोधन नहीं किया जाता है, ठीक है।